हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाई एस आर अकेडमी। माई सेल्फ प्रवीण। और आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले ज्योग्राफी का जो बोर्ड का पेपर है अभी जो 15 मार्च को होने वाला है, तो उसके लिए कैसे अप्रोच करना है, कैसे पेपर प्रेजेंट करना है ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल सके। प्लस हम लोग ये भी देखेंगे कि किस तरीके से इन दिनों में आप लोग रिवाइज कर सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका स्कोर आ सके ज्योग्राफी के पेपर में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें सबसे पहले हम लोग 2023 का जो पेपर है उसको अच्छे से एनालाइज करेंगे और एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि किस तरीके से हमको पेपर को अटेम्प्ट करना है, प्रेजेंट करना है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले। और उसके बाद मैं वेटेज भी बताऊंगा कि कौन से चैप्टर को कितना वेटेज है बोर्ड के हिसाब से। और लास्ट में आपको कुछ एरियाज बताऊंगा जिसके ऊपर आपको फोकस करना है, जिससे कि आपको कम टाइम में अच्छे से अच्छा आपका ज्योग्राफी का जो पूरा सिलेबस है वो कवर हो सके और आप अच्छा खासा पेपर लिख सके और अच्छे खासे मार्क्स ला सके। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले जो 2023 का जो पेपर है, ठीक है, उसको अगर ध्यान से देखेंगे तो उसमें जो भी क्वेश्चंस का पैटर्न है उसको पहले समझ लेते हैं और उसको कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले ये 2023 का जो पेपर है उसमें कुछ नोट्स दिए हैं, स्टार्टिंग में कुछ इंस्ट्रक्शंस है जो आपको याद रखना है, ठीक है, पेपर अटेम्प्ट करते समय। सबसे पहला क्वेश्चन कि ऑल क्वेश्चन, सबसे पहला जो नोट है दैट इज ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो सारे कंपलसरी हैं और जहां पे भी जरूरत हो वहां पे रेलेवेंट ग्राफ्स या फिर डायग्राम्स निकालने हैं। ठीक है, जैसे सपोज करो अगर आपको एज सेक्स पिरामिड वगैरह उसके ऊपर क्वेश्चन है तो थोड़ा बहुत डायग्राम निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद यूज ऑफ कलर पेंसिल इज अलाउड, मतलब नॉर्मली आप मैप्स में कलर पेंसिल यूज कर सकते हो। उसके बाद मैप का स्टेंसिल भी यूज कर सकते हो, जो वर्ल्ड मैप का स्टेंसिल आता है, ठीक है, तो वो यूज कर सकते हो डायरेक्टली। उसके बाद जो भी फिगर्स है राइट ऑफ द क्वेश्चन, मतलब जो भी क्वेश्चन के राइट में फिगर्स है वो मार्क्स इंडिकेट करते हैं। और द सप्लीमेंट, टाई द सप्लीमेंट ऑफ मैप टू योर मेन आंसर शीट, मतलब आपको अलग नहीं रखना है, वो जो मैप का शीट रहेगा वो आंसर शीट से टाई करके अपने सुपरवाइजर को दे देना है। सिंपल सी बात, ठीक है, ये नॉर्मल है, कॉमन सेंस है। ओके, सो मेन जो मुद्दा है आज के लेक्चर का, जो पेपर पैटर्न है उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन क्या कहता है? आंसर द सब क्वेश्चंस एज पर गिवन इंस्ट्रक्शंस। इतना याद रखना कि क्वेश्चन नंबर वन जो पूरा का पूरा है, क्वेश्चन नंबर वन में ए बी सी और डी ये सारे ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है, और ये पूरा का पूरा जो एबीसीडी है वो 20 मार्क्स कवर करता है। सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स करके आपके 20 मार्क्स सिक्योर हो सकते हैं, ठीक है, तो सबसे इजीएस्ट एरिया है ये। अभी इसको अटेम्प्ट कैसे करना है? सबसे पहले सपोज करो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, ए बी सी तीन डबड़े हैं, मतलब तीन बॉक्स है, सिंपल। तो उसको सबसे पहले आपको एक छोटा सा मतलब ये बॉक्स बनाना पड़ेगा तीनों लेवल का, ठीक है, ये ए रहेगा, ये बी रहेगा, ये सी रहेगा। उसके बाद आपको जो क्वेश्चन नंबर है वो डालना है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर थ्री, जो भी दिया है। सबसे पहला क्या है? सी ट्रांसपोर्टेशन। ए में सी ट्रांसपोर्टेशन है तो बी में वो उसकी जोड़ी या फिर उसका जो मैच है वो ढूंढना है हमको। तो सी ट्रांसपोर्टेशन का डायरेक्टली रिलेशन है डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स के साथ, ठीक है। तो सबसे पहला आप यहाँ पे क्या लिखोगे? सी ट्रांसपोर्टेशन। उसका जो आंसर रहेगा डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स, ठीक है, वो यहाँ पे लिखोगे सी डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स, ठीक है, सिंपल। उसके बाद जो थर्ड है दैट इज उसका जो सी में आंसर रहेगा फेवरेबल फॉर द ट्रेड, पी फेवरेबल फॉर ट्रेड। इस तरीके से आपको आंसर्स लिखना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तीनों बॉक्स बनाने हैं और तीनों का जो हर एक क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो सामने सामने लिख देना है, ठीक है। सेकंड वर्किंग पॉपुलेशन बोला है तो सेकंड का जो ये वर्किंग पॉपुलेशन रहेगा उसका आंसर कहाँ पे है? ए। बी में अगर देखेंगे तो ए है 15 to 59 एज ग्रुप, हम लोगों ने लेक्चर्स में देखा है 15 to 59। उसके बाद सी में उसका आंसर क्या हो जाएगा? अवेलेबिलिटी ऑफ मैन पावर, ह्यूमन पावर, ठीक है, उसका आंसर ओ।
ऐसे लिखना है, सिंपल, ठीक है। सो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा जो बॉक्स है वो कंप्लीट करना है और ये 5 मार्क्स के लिए है, सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स है, ठीक है। ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का बी। इसमें आपको ये एक बात याद रखना है कि जो भी ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन रहे उसमें जो क्वेश्चन रहेगा, मतलब जो स्टेटमेंट दिया रहेगा उसको फिर से लिखना है और उसके नीचे लिखना है ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। जैसे सपोज करो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम एवरीवेयर, ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन जैसे का तैसा लिखना है आपको पूरा, उसके बाद उसके नीचे एरो डाल के जो भी ट्रू है या फिर फॉल्स है वो बताना है। अभी क्वेश्चन क्या है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम एवरीवेयर, ऐसा नहीं होता। हम लोगों ने पढ़ा है पहले के लेक्चर्स में कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह सेम नहीं होता, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन होता है, मतलब कहीं पे ज्यादा रहेगा, कहीं पे कम रहेगा, कहीं पे मीडियम रहेगा। सो इट इज फॉल्स, तो उसका आंसर फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अभी स्टेटमेंट क्यों लिखना है, क्योंकि अगर आप ट्रू और फॉल्स का स्टेटमेंट लिखते हो तो वो जो एग्जामिनर है जो चेक कर रहा है उसको चेक करने में आसानी होती है, समझने में आसानी होती है, फास्ट फास्ट वो चेक कर सकता है, अच्छे से चेक कर सकता है। और एक ट्रिक याद रखना, बोर्ड का पेपर लिखते समय या फिर कोई भी पेपर लिखते समय, पेपर इस तरीके से लिखना है कि एग्जामिनर को ज्यादा स्ट्रेस ना हो, एग्जामिनर को चेक करने में आसानी हो। जितना आप उसका काम हल्का करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, हाफ हाफ मार्क्स बढ़ता जाएगा मेन मेन क्वेश्चंस में, ठीक है, ऐसे बड़े क्वेश्चंस में। तो ट्रू और फॉल्स को इसी तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है कि जो भी स्टेटमेंट है वो फिर से लिखना है और उसके नीचे एरो डाल के या फिर आंसर लिख के खत्म कर देना है, ठीक है, ऐसे। देन थर्ड जो है सी, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड कंप्लीट द सेंटेंस, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड कंप्लीट द सेंटेंस मतलब एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है जो कि आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज नॉट रिलेटेड डायरेक्टली टू लैटिट्यूडाइनल लोकेशन, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन दिया है और उसका आंसर आप इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर कैसे लिख सकते हो डायरेक्टली, जो सी है मेन क्वेश्चन उसका जो 1 है उसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो जो भी है, ठीक है, ऐसा। उसके बाद सेकंड, इंडस्ट्रियल रीजन्स आर मेनली लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ यूएसए, जो भी क्वेश्चन रहेगा सेकंड क्वेश्चन आप एरो करोगे और जो भी एबीसीडी, आप डायरेक्टली एबीसीडी भी लिख सकते हो या फिर पूरा का पूरा आंसर वर्ड्स में भी लिख सकते हो, चलता है, ठीक है, ऐसा। तो ये हो गया 5 मार्क का क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट, आंसर द क्वेश्चन एज पर गिवन इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि एज पर गिवन इंस्ट्रक्शंस बोला है। एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन मतलब हर एक क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ बताया जाएगा, उसके हिसाब से ही आपको आंसर देना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे फर्स्ट आंसर क्या है इसका, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंटल पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। मतलब जो भी इस दुनिया में कॉन्टिनेंट्स है, फर्स्ट लेक्चर के फर्स्ट पेज पे ही आपको पूरा एक पाई डायग्राम दिया था जिसमें पूरी दुनिया में पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में और लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में, उसके बारे में बताया था, ठीक है। तो इसमें क्या है, कॉन्टिनेंटल पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़े की तरफ जाना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो सबसे कम वाला जो रहेगा वो साउथ अमेरिका रहेगा, मतलब पहले इसका जो आएगा आंसर वो सी आएगा, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका बी आएगा, ठीक है। उसके बाद अफ्रीका ए आएगा और एशिया डी आएगा, ठीक है। इसके आंसर्स भी लिख सकते हो डायरेक्टली, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया, ठीक है। ये असेंडिंग ऑर्डर में हम लोगों ने लिख दिया है। साउथ अमेरिका पहला सबसे कम पॉपुलेशन वाला, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका थोड़ा सा ज़्यादा पॉपुलेशन वाला, अफ्रीका और एशिया, एशिया सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट है पूरी दुनिया में, सिंपल, ठीक है, ऐसे। उसके बाद सेकंड इंस्ट्रक्शन आपको दिया है, दैट इज असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द इंडस्ट्रीज अकॉर्डिंग टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब जो भी पैसा आप लोगों ने लगाया है इंडस्ट्रीज में उसके हिसाब से उसका साइज, साइज के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहला कौन सा आएगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है, ये डी पहला आएगा। उसके बाद माइक्रो इंडस्ट्रीज, ठीक है, सॉरी पहले माइक्रो आएगा बी, उसके बाद स्मॉल आएगा डी, उसके बाद मीडियम आएगा ए, उसके बाद लार्ज आएगा दैट इज सी, ठीक है। तो ये छोटे से बड़े की तरफ साइज के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो हर एक क्वेश्चन में आपको इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा, उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। डायरेक्टली आंसर दे सकते हो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, चूज द करेक्ट ग्रुप, मतलब इसमें से एक ग्रुप रहेगा जिसमें कुछ तो गलती है, तो उसको चूज करके आपको डायरेक्टली लिख देना है आंसर, ठीक है। ABCD करके भी लिख सकते हो या फिर पूरा का पूरा आंसर भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। उसके बाद चूज द करेक्ट ग्रुप, इसमें से करेक्ट ग्रुप निकाल के लिखना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज अरेंज द सिटीज हैविंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट मतलब कहाँ से कहाँ तक, सपोज करो ये अपना छोटा सा अर्थ है, तो ये ऊपर वाला नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगा। सो ईस्ट टू वेस्ट बोला है तो वहां से लेके यहाँ तक अरेंज करना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो ट्रांसपोर्टेशन वाला मैप है वो प्रिपेयर करना पड़ेगा। मैंने पढ़ाया है, वैसे लेक्चर्स है यूट्यूब पे, मतलब इस चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा मैप्स का वीडियो, तो वहाँ से आप देख लेना और एक बार बुक में भी रेफर कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 खत्म कर लिया हम लोगों ने, जिसमें सारे ऑब्जेक्टिव्स है क्वेश्चन नंबर 1 का, A, B, C और D। हर एक क्वेश्चन 5 मार्क के लिए है, तो टोटल जो ऑब्जेक्टिव्स है क्वेश्चन नंबर 1 है वो 20 मार्क्स का हो जाता है। देन आगे बढ़ेंगे तो गिव ज्योग्राफिकल रीजंस, ऐसा क्वेश्चन है। ज्योग्राफिकल रीजंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे कोई भी 4, मतलब आपको 6 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें से कोई भी 4 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो, और वो टोटल 12 मार्क्स के लिए है। मतलब एक जो क्वेश्चन रहेगा वो 3 मार्क्स का रहेगा, टोटल 4, 3 into 4 दैट इज 12, ठीक है। अभी इसमें हर एक क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स, एटलीस्ट 3 पॉइंट्स आपको लिखना है। जो बड़े बड़े या फिर मेन पॉइंट्स रहेंगे 3 पॉइंट्स भी लिखोगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि उन्होंने खुद ही बोला है कि 3 पॉइंट्स लिखना है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क का, 3 पॉइंट्स लिखना है, टोटल 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और इसको लिखते कैसे है वो इंपॉर्टेंट है। सपोज ये आपका जो पेपर का आंसर शीट का मार्जिन है वो है, यहाँ पे आपको मेन क्वेश्चन लिखना होता है। सपोज क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का सपोज करो फर्स्ट क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे जो ट्रू और फॉल्स का छोड़ के बाकी किसी भी क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर डालो, लेकिन सही से डालो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर गलत हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसे लिखने का, ठीक है। गिव रीजन का आंसर अगर हम लोग लिख रहे हैं तो कैसे, किस तरह से लिख सकते हैं, पॉइंट वाइज फॉर्मेट में लिखना। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमेशा जो थियरी के सब्जेक्ट्स होते हैं वो पॉइंट वाइज फॉर्मेट में लिखने चाहिए, ताकि आपको अच्छे से मार्क्स मिल सके। क्योंकि अगर आप पैराग्राफ लिखते हो तो वहाँ पे गलतियाँ होने के चांसेस है, और पैराग्राफ बहुत बल्कि दिखता है और चेक करने में भी थोड़ा मुश्किल होता है, और सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं उसको कंसिडर करने में, या फिर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। इसलिए बेटर आप पॉइंट वाइज फॉर्मेट में अगर लिखोगे तो वो दिखने में भी अच्छा दिखता है, प्रेजेंटेशन भी अच्छा लगता है, और दूसरी चीज़ चेक करने में आसानी होती है और मार्क्स भी सही मिलते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो भी रहेगा वो आप लिखोगे और यहीं पे आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट नंबर के नीचे, मतलब फर्स्ट पॉइंट के नीचे ही दूसरा पॉइंट आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपका पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा जितना भी है। उसके बाद उसी पॉइंट के नीचे तीसरा पॉइंट, उसके बाद चौथा पॉइंट, जो भी रहेगा। अगर ध्यान से देखोगे तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए और बाकी के वर्ड्स या फिर सेंटेंस उस साइड आने चाहिए, ताकि वो दिखने में सिस्टमैटिक लगे, ठीक है। जितना सिस्टमैटिक, जितना प्रेजेंटेबल पेपर रहेगा उतना अच्छा है आपके लिए। सो गिव रीजंस का आंसर ऐसे ही देना है, सिंपल। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन, क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंस बिटवीन में यानी 3, मतलब आपको 5 दिया रहेगा, कोई भी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और उसके मार्क्स कितने हैं, 9 मार्क्स, 9 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो इसको कैसे अटेम्प्ट करना है, बहुत लोगों की आदत होती है कि वो बॉक्स नहीं बनाते, डिफरेंस बिटवीन भी डायरेक्टली आंसर के जैसे लिख देते हैं, ठीक है। मतलब सपोज कि डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट बोला, तो बर्थ रेट के बारे में ऊपर लिख देंगे, उसके बाद डेथ रेट के बारे में नीचे लिख देंगे। सो ऐसा नहीं करना है, ऐसा करोगे तो कल्याण हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ऐसा नहीं करना है, आपको थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से लिखना है, जो कि आपको पता ही होगा, आप लोगों ने 10th में पढ़ा ही होगा। सिंपल एक बॉक्स बना देना है और यहाँ पे आएगा बर्थ रेट, यहाँ पे डेथ रेट, ओके, इस तरीके से। सो बर्थ रेट, डेथ रेट, पॉइंट कैसे लिखोगे वैसे ही फर्स्ट पॉइंट, ठीक है।
जो भी उसका आंसर है। उसके बाद यहाँ पे भी फर्स्ट पॉइंट के सामने ही उस साइड पे भी फर्स्ट पॉइंट आना चाहिए और उसका जो भी सेंटेंस है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट, ये पॉइंट खत्म होने के बाद नीचे, और यहाँ पे भी इसके सामने ही सेकंड पॉइंट होना चाहिए ताकि वो दिखने में थोड़ा सा बेटर लगे और चेक करने में आसानी हो। सिंपल। थर्ड पॉइंट वैसे ही, और उसी के सामने थर्ड पॉइंट इसका भी, ठीक है। इस तरीके से जो डिफरेंस बिटवीन के क्वेश्चन है वो आपको अटेम्प्ट करना है। ओके, आई होप आपको इधर तक सब कुछ क्लियर है। देन आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन के बाद क्वेश्चन नंबर 4, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्किंग ऑफ द मैप, ठीक है। मतलब मैं ये भी बताऊंगा कि मैप्स को किस तरह से प्रिपेयर करना है। आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ठीक है। यानी 6, मतलब यहाँ पे मैप बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है और बहुत ईजी एरिया है प्रिपेयर करने के लिए, अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे। कुछ लोकेशंस बताई जाएंगी और उसको मार्क करना है मैप पे। आपको ब्लैंक वर्ल्ड का मैप दिया जाएगा और उसके ऊपर मार्क करना है, ठीक है। तो ये 6 मार्क के लिए 6 मार्किंग्स आपको करने हैं। इसके लिए प्रिपेयर कैसे करना है मैप के लिए? सिंपल, आपके बुक में जितने भी वर्ल्ड मैप्स दिए हैं, ठीक है, वो सब अच्छे से कर लो, दैट्स इट। उतना ही, हार्डली 7-8 मैप्स है, तो उतना भी अच्छे से कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। कैसे करना है? आप मैप लो, ठीक है, और जो भी इंपॉर्टेंट एरियाज है उनको हाईलाइट करो मैप पे। उसके बाद ब्लैंक शीट लो, मतलब ब्लैंक पेपर लो या फिर ब्लैंक मैप लो, उसके ऊपर प्रैक्टिस करो। पहले देख के प्रैक्टिस करो, फिर बिना बिना देख के प्रैक्टिस करो। अगर आपको रेफर करना है तो इसके मैप का वीडियो है अपने प्लेलिस्ट में, उधर भी जाके एक बार देख सकते हो। उसके बाद आप अपना खुद का प्रैक्टिस कर सकते हो। हार्डली 1-2 घंटे में आपका पूरा 7-8 मैप्स कवर हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का ए हो गया मार्किंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का बी जो है, वो आपको एक ग्राफ दिया जाएगा या फिर मैप दिया जाएगा, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो वो ग्राफ भी हो सकता है, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का ग्राफ, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, या फिर डायरेक्टली मैप दिया जाएगा और उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। कोई भी 4 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है और उसका आंसर उसी ग्राफ या फिर मैप में रहेगा। आराम से आप लोग ढूंढ के आंसर दे सकते हो, ठीक है, सिंपल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, शॉर्ट नोट्स, ठीक है। शॉर्ट नोट्स किस तरीके से लिखना है? अभी सबसे पहले तो इसमें मार्क्स कितना है? 12 मार्क्स है, ठीक है। यानी 3, मतलब 4 मार्क का एक क्वेश्चन है और टोटल 5 दिया जाएगा और आपको उसमें से 3 सेलेक्ट करके लिखना है। इसको भी उसी तरीके से लिखना है जिस तरीके से मैंने गिव रीजंस के बारे में बताया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 5। उसका जो फर्स्ट आंसर, सपोज फर्स्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं हम लोग, तो उसका जो आंसर रहेगा वो पॉइंट वाइज फॉर्मेट में लिखना है। पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, सिंपल, और बाजू में सेंटेंस होनी चाहिए। इसी तरीके से फॉर्मेट रहेगा तो ज़्यादा बेटर दिखेगा, सिंपल, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 सबसे इजी होता है, पैसेज दिया रहता है, ठीक है। आप लोगों ने बचपन में भी किया होगा, 9th-10th वगैरह में, ठीक है। एक पैसेज दिया रहेगा और उस पैसेज के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसका आंसर, उन क्वेश्चंस का आंसर पैसेज में ही रहेगा, तो ढूंढ के लिखना है, सिंपल, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो ऐसा कुछ पैसेज रहेगा और उसके ऊपर क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, ये क्वेश्चन है, उसका आंसर इधर ही रहेगा पैसेज में। लैंड इज, जैसे यहाँ पे उसका आंसर है लैंड इज वेरी वैल्यूएबल। क्या हो रहा है बेचारे को? अगर देखेंगे तो लैंड इज द वेरी वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स दिया है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स वही हो जाएगा इस, ठीक है। उसके बाद व्हाट आर द डिफरेंस यूजेस ऑफ लैंड, ठीक है। यूजेस ऑफ लैंड, उसका आंसर भी यहीं पे रहेगा। देखो इधर ही है, लैंड इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग्स, रोड्स, रेलवेज, लेक्स वगैरह वगैरह। लैंड इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ फॉडर, ग्रास, ट्रीज वगैरह वगैरह। मतलब आपको जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे उसके आंसर्स यहीं पे रहेंगे, आराम से निकाल सकते हो। और इसका एक ट्रिक भी है, आपको अगर जल्दी पेपर मिल जाता है, ठीक है, क्वेश्चन पेपर, मतलब सपोज करो कि 11 बजे आपका पेपर है और 10 मिनट पहले आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया देखने के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, ये वाला जो क्वेश्चन है वहीं पे सॉल्व कर सकते हो। मतलब उस 10 मिनट आपके बच जाएंगे, ठीक है। 10 मिनट पहले आपको अगर पेपर मिला है
तो आपको ये पैराग्राफ देख लेना है, उसके क्वेश्चंस देख लेने हैं और माइंड में ही उसके आंसर्स फाइंड आउट कर लेने हैं। तो फिर बाद में आपको आसानी रहेगा, पढ़ने का टाइम बच जाएगा। सिंपल, ठीक है ऐसा। और अगर मार्क करने के लिए बताया जाता है, मतलब अगर आपकी सुपरवाइजर अच्छी रहेगी या फिर अच्छा रहेगा, तो अगर वो मार्क करने दे रहे हैं आंसर, तो फिर मार्क करके रखने का, ताकि बाद में आसानी हो, फटाफट लिख लो। सिंपल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, 4 मार्क्स पकड़ के हैं, आराम से मिल जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का बी जो है वो नीट एंड लेबल डायग्राम्स। लेबल डायग्राम्स मतलब उस पर नाम वगैरह भी लिखना है उस डायग्राम को एक्सप्लेन करते समय। तो डायग्राम्स कोई भी 2 आपको लिखने हैं या फिर बनाने हैं 4 मार्क्स के लिए। 2 मार्क का एक डायग्राम रहेगा, ठीक है। सिंपल होता है, जितने भी डायग्राम्स है पूरे बुक में वो एक बार हार्डली 10-15 डायग्राम्स रहेंगे, उसको एक बार देख लेने का। जैसे कि कॉन्स्ट्रक्टिव पिरामिड, H6 पिरामिड वगैरह वगैरह, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी का पिरामिड, स्टेशनरी पिरामिड वगैरह वगैरह कुछ। और लास्ट में देखो, लास्ट जो चैप्टर है उसमें ज्योग्राफी का दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ कैसे रिलेशन है उसका एक गोलू सा मैप दिया है, तो वो भी आप देख सकते हो। मतलब कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है, एक बार देख लोगे, 2-3 बार रिवाइज कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इसको अटेम्प्ट कैसे करना है, जैसा का वैसा डायग्राम आपको लिखना है या फिर बनाना है, और उस डायग्राम के आजू बाजू में ऐसा बॉक्स बना देना है ताकि वो हाईलाइट हो सके। सिंपल, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं होता, सिर्फ देखने में अच्छा लगता है इसलिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 सबसे लास्ट, ठीक है। ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, आंसर इन द डिटेल में आंसर देना है। कोई भी एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ऑप्शन में रहेंगे। इसको लिखने का एक तरीका है, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, एक्सप्लेन द फिजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। फिजिकल फैक्टर्स, ठीक है। तो इसको किस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो बड़े आंसर्स रहेंगे उसको प्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 7 उसका सपोज सेकंड हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, सेकंड नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें होगा क्या, सपोज इन्होंने बोला है फिजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, तो आप हेडिंग डाल लो उसका, ठीक है। ये पेज छोटा है इस बोर्ड पे, इसलिए वो बड़ा दिख रहा है, लेकिन आपके पेज पे अच्छा से आ जाएगा, ठीक है। सो ये अंडरलाइन मार लेने का, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, फिजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। उसके बाद आपके जो भी फैक्टर्स रहेंगे उनको पॉइंट आउट कर देने का। सिंपल, फर्स्ट फैक्टर सपोज करो क्लाइमेट है, और उस क्लाइमेट को एक्सप्लेन करने के लिए आप लोग नीचे से उसका पैराग्राफ स्टार्ट करोगे, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है तो उसका आंसर भी बड़े रहेंगे, तो उसके पैराग्राफ वाइज में लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट उसी के नीचे, और उसका आंसर, उसका जो सेकंड पॉइंट रहेगा सपोज करो फिजियोग्राफी है, तो उसके नीचे उसका पैराग्राफ। ऐसे ही थर्ड पॉइंट जो भी रहेगा, ठीक है, जैसे लैंडफॉर्म्स वगैरह रहेगा, वाटर वगैरह रहेगा, वाटर अवेलेबिलिटी, तो उसके नीचे उसका पैराग्राफ। इस तरीके से जो बड़े बड़े पॉइंट्स है वो आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। इससे होगा क्या, वो दिखने में अच्छा लगेगा और पॉइंट वाइज फॉर्मेट में सब कुछ दिया रहेगा, तो वो चेक करने में ज़्यादा आसानी होगा। और एक चीज़ यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल के लिए यहाँ से स्टार्ट करो, मतलब सपोज पूरा पैराग्राफ आप लोगों ने लिख लिया, उसके बाद एग्जाम्पल लिखना है, तो एग्जाम्पल एकदम सेंटर से स्टार्ट करो पैराग्राफ से, क्योंकि वो, ताकि वो हाईलाइट हो सके। सिंपल, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे क्लाइमेट मतलब हॉट क्लाइमेट, कोल्ड क्लाइमेट वगैरह, यहाँ पे फिजियोग्राफी मतलब माउंटेन्स, लेक्स वगैरह, ठीक है ऐसा। तो बीच से एग्जाम्पल लिख सकते हो। थोड़ा सा आपको नया नया लग रहा होगा, लेकिन इस तरीके से लिखोगे तो आराम से आपके मार्क्स, अगर दूसरे को यहाँ पे इसमें 6 मार्क्स मिल रहे हैं तो आपको 7 मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। एक एक मार्क इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा सिस्टमेटिक लगेगा। तो इस तरीके से पूरा जो पेपर है आपका ज्योग्राफी का, वो आपको अटेम्प्ट करना है। आई होप आपको पूरा का पूरा जो सारे के सारे 8 क्वेश्चन है, सॉरी 7 क्वेश्चन है, उसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है और किस तरीके से लिखना है वो क्लियर हुआ रहेगा। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। जो ज्योग्राफी के पेपर का वेटेज है वो भी देख लेते हैं। ओके, सो ज्योग्राफी का जो पेपर है वो टोटल 8 चैप्टर्स है उसमें, ठीक है। मतलब टोटल जो सिलेबस है उसमें 8 चैप्टर्स है, और 8 चैप्टर्स में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जिसके लेके बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उसका आंसर यहाँ पे सबसे पहले तो जो भी मार्क्स है वो देख लो आप लोग, ठीक है। ये चैप्टर है, सबसे पहला जो चैप्टर है दैट इज पॉपुलेशन पार्ट 1, उसका जो टोटल मार्क्स है विदाउट ऑप्शन 12 है और विद ऑप्शन 17 है, मतलब ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया, ठीक है। सेकेंड जो 12 वाला है, फोर्थ,
ठीक है, मतलब विदाउट ऑप्शंस 12 मार्क्स, विथ ऑप्शंस 17 मार्क्स, सिंपल। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड है 12 वाला, वो ये फिफ्थ लेसन है, 12 मार्क्स विथ ऑप्शंस 17 मार्क्स। ठीक है, तो पहले आप 12 वाले, अगर आप चैप्टर वाइज प्रिपेयर कर रहे हो, मतलब चैप्टर के इंपॉर्टेंट चैप्टर के हिसाब से अगर प्रिपेयर कर रहे हो, तो फिर इन तीनों पे ज़्यादा फोकस कर सकते हो। ठीक है, लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 4 और लेसन नंबर 5। ठीक है, सेकेंड प्रायोरिटी आपका जो रहेगा वो 10 मार्क्स वाले चैप्टर्स, जैसे कि ये लेसन नंबर 6, लेसन नंबर 7, 10 मार्क्स कवर करते हैं विदाउट ऑप्शंस, और विद ऑप्शंस कितने, 14। ठीक है, तो सेकेंड ग्रुप ऑफ प्रायोरिटी जो चैप्टर्स का रहेगा वो ये रहेगा 6, 7, और बाद में आप लास्ट में इसको फोकस कर सकते हो, जो सेकेंड लेसन है, थर्ड लेसन है और 8 लेसन है, 8 और 8 मार्क्स। ठीक है, सिंपल। तो फर्स्ट जो आपको प्रायोरिटी रखना है चैप्टर वाइज अगर आप पढ़ रहे हो, तो फर्स्ट लेसन, फोर्थ लेसन और फिफ्थ लेसन, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद जो सेकेंड प्रायोरिटी रहेगा वो 6 और 7 लेसन, 10 मार्क का, और लास्ट में वो 2 सेकेंड, थर्ड और 8 लेसन। ठीक है, अगर आप चैप्टर वाइज कर रहे हो तो ये फॉलो करो, अदरवाइज दूसरा एक तरीका है जो मैं बताने वाला हूँ, पेपर पैटर्न के हिसाब से स्टडी करो, वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, और अच्छा खासा मार्क्स आपको मिल सकता है। तो उसके लिए क्या करना है, ओके, सो आगे देखते हैं हम लोग को किस तरीके से पेपर पैटर्न के हिसाब से हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं इसके लिए। ओके, पेपर के लिए तो पेपर पैटर्न के हिसाब से देखेंगे तो प्रायोरिटी क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहला तो जो आपका प्रायोरिटी है उसमें इजी एरिया को सबसे पहले टारगेट करो। इजी एरिया जो भी रहेगा उसको सबसे पहले टारगेट करना चाहिए, जैसे ऑब्जेक्टिव्स, सबसे पहला प्रायोरिटी ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सेकंड थिंग आपका जो भी मैप रहेगा, और थर्ड थिंग उसी में जो सबसे इजी एरिया दैट इज पैसेज। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स में आपको क्वेश्चन नंबर 1 है ABCD, हर एक जो क्वेश्चन है ABCD वो 5 मार्क्स के लिए, मतलब टोटल 20 मार्क्स। तो आराम से आप लोग सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस करो। ठीक है, हार्डली अगर आपने पहले ही किया है, प्रिपेयर किया है ऑब्जेक्टिव्स, तो आपको 1-2 घंटे में पूरा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं किया है तो 4-5 घंटों में पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव्स कवर हो सकता है। ठीक है, उसमें सारे मैच द फॉलोइंग हो गए, ट्रू और फॉल्स हो गए, उसके बाद असर्शन स्टेटमेंट वाले हो गए, या फिर MCQ वाले हो गए, वो सारे क्वेश्चन कर लेना, सिंपल। सेकंड, मैप्स 2 तरीके से आ सकता है। ठीक है, एक तो मैप मार्किंग के लिए आएगा जो 6 मार्क के लिए आएगा, और दूसरा मैप के ऊपर या फिर ग्राफ के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसका आंसर देना है, सिंपल। वो ऑन द स्पॉट आप जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो ये 4 मार्क्स के लिए है, नहीं 5 मार्क्स के लिए आएगा। ठीक है, तो टोटल ये कितना हो गया, 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव्स और 6 एंड 5 11 मार्क्स का मैप्स। उसके बाद पैसेज टोटल जो आता है दैट इज 4 मार्क्स के लिए, उसका जो भी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, मतलब जो पैसेज रहेगा वो दिया रहेगा, उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, 5 में से 4 आपको करने हैं, आराम से उसका आंसर उधर ही मिल जाएगा, हो सकता है। ठीक है, तो टोटल इतना आप करोगे, फर्स्ट प्रायोरिटी ये इजी एरिया को टारगेट करोगे, तो आपको 20 + 11 + 4 टोटल 35 मार्क्स हो रहा है। ठीक है, 35 मार्क्स मिल जाएगा। फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकेंड, सेकेंड जो ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस है जिसको आपको टारगेट करना है दैट इज गिव रीजंस, जो कि 12 मार्क्स के लिए है। उसके बाद जो शॉर्ट नोट्स है वो 12 मार्क्स के लिए है, और थर्ड थिंग डिफरेंस बिटवीन, वो 9 मार्क्स के लिए है। ठीक है, तो इनको टारगेट करना है। गिव रीजंस इजी होते हैं, शॉर्ट नोट्स भी इजी होते हैं, डिफरेंस बिटवीन भी अच्छे खासे इजी होते हैं, मतलब मॉडरेट बोल सकते हैं, ये सबसे इजी एरिया है। उसके बाद ये मॉडरेट एरिया है जो आपको करीब करीब कितने मार्क्स दे रहा है, 24 + 9। ठीक है, तो 12 12 9, ठीक है, 24 + 9 33 हो जाएगा। ओके, सो टोटल देखो यही इजी टारगेट है। ठीक है, और ये मॉडरेट टारगेट है, इसका 35 मार्क्स और इसका 33 मार्क्स।
इजी प्लस मॉडरेट अगर कवर करेंगे तो इतना भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो आपका आराम से 68 मार्क्स हो जाएगा, ठीक है, टोटल 68 मार्क्स कवर हो जाएगा। अभी जो बचा कुचा एरिया है, एक डायग्राम वाला क्वेश्चन है और दूसरा आंसर इन डिटेल वाला, वो लास्ट में रखो आप, ठीक है। तो थर्ड प्रायोरिटी रहेगा अपना, दैट इज ड्रॉ द डायग्राम्स, जो कि 4 मार्क के लिए आएगा, ठीक है। सेकंड, आंसर इन डिटेल, ये 8 मार्क्स के लिए आएगा, तो ये टोटल हो जाएगा 12 मार्क्स, ठीक है। तो पहले आप लोगों ने 68 मार्क्स का कवर कर लिया, इजी और मॉडरेट, ठीक है। उसके बाद आपको टारगेट करना है इस पे 12 मार्क्स पे, 68 प्लस 12 टोटल हो जाएगा 80, ठीक है। 80 मार्क्स का पेपर पूरा कवर हो जाएगा। तो इस तरीके से पेपर पैटर्न के हिसाब से अगर आप प्रिपेयर करते हो तो वो ज़्यादा आसान भी रहेगा और आपका जल्दी भी हो जाएगा और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और आप अच्छे से पेपर लिख सकते हो, सिंपल, ठीक है। आई होप आपको पूरा का पूरा जो लेक्चर है वो समझ में आया, किस तरीके से पेपर को अप्रोच करना है, अटेम्प्ट करना है और किस तरीके से रिवाइज करना है। रिवाइज भी करना रहेगा तो इसी पैटर्न में रिवाइज करना बेटर रहेगा। पहले ऑब्जेक्टिव्स, फिर मैप्स, पैसेज, उसके बाद गिव रीजन, शॉर्ट नोट्स, डिफरेंस बिटवीन एंड देन लास्ट में डायग्राम्स और अपना आंसर इन डिटेल, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो और पूरा का पूरा जो ज्योग्राफी का पेपर है वो अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको पूरा का पूरा लेक्चर समझ में आया रहेगा। तो ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए और अच्छे से पेपर लिखना और अच्छे मार्क्स से क्लियर करना 12th का जो आपका पूरा का पूरा बोर्ड का पेपर है। ओके, सो थैंक यू सो मच।